हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजी सेट कॉमर्स। तो आज हम 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्स के पीवाईक्यूज़ को करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन लेड डाउन बाई आरबीआई फॉर एनपीए। आप सभी को एनपीए के बारे में अच्छे से पता होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, interest on loan taken to purchase personal assets remaining overdue for 60 days. Option B, interest on loan remaining overdue for 90 days. Option C, interest on loan taken for long duration agricultural crop remaining unpaid for one crop season. Option D, interest on loan taken for short duration agricultural crop remaining unpaid for 2 crop season. आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। इसका मैं आंसर आपको बताऊंगी, उसके बाद में हम डिटेल्स में इसको सुनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लोन या एडवांस तब एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित संपत्ति बनता है जब बैंक को उस लोन की किस्त, ठीक है, या ब्याज एक तय किया गया समय के अंदर वापस नहीं मिलता। तो आरबीआई क्या करता है, उसके ऊपर कुछ नियम बनाता है। जैसे पहला नियम क्या बनाता है, सामान्य लोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, टर्म लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। ठीक है, क्या होता है, जब लोन की किस्त या ब्याज लगातार 90 दिनों से अधिक समय तक ओवर ड्यू रहता है तो वह लोन खाता जो होता है वो 91 डेज के बाद एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और जो छोटी फसलें, ठीक है, जो छोटे समय की जो फसलें होती हैं, वह लोन की किस्त या ब्याज दो फसल का जो सीजन नहीं होता है, एक सीजन में 2 बार फसल उगाया जाता है, वैसे में अगर नहीं चुकाया गया तो भी वह क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। वैसे ही लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले क्रॉप्स जो होते हैं, यदि उस लोन की किस्त या बकाया ब्याज, ठीक है, अगर सीजन तक बकाया रहता है, यानी कि उस लोन को या इंस्टॉलमेंट को अगर नहीं पटाया जाता, तब वो भी क्या बन जाता है, हमारे लिए एनपीए बन जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कॉस्ट ऑडिट कंप्राइजेस फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ठीक है, ऑप्शन ए में फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी वेस्टेज, सेकंड में वेरिफिकेशन, थर्ड में रिफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट प्लान, ऑप्शन बी कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट एनालिसिस, एंड थर्ड में रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी रिव्यू, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, ऑप्शन डी कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट एनालिसिस और रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर सबसे पहले तीसरा हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होता है, रिव्यू, वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में किसी चीज़ को हम रिव्यू करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, देन उसके बाद हम उसको रिपोर्ट करते हैं ना, उसका एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अंडर इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ इज। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका 4th का आंसर हो जाएगा हमारा, 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को समझ लेते हैं। तो इंग्लिश लॉ के अनुसार 2 पार्टियां एक साथ बंधती हैं। अंग्रेजी कानून में पोस्टल रूल के तहत जैसे ही एक्सेप्टर यानी कि स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। ठीक है, स्वीकारकर्ता बाध्य हो जाता है। पत्र डाक में डालने के बाद स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति को वापस यानी कि रिवोक नहीं ले सकता, वह तुरंत बाध्य हो जाता है। ठीक है, और जो भारतीय विधि यानी कि इंडियन लॉ, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 4 के अनुसार भारतीय कानून में प्रस्तावक, है ना, ऑफरर और स्वीकारकर्ता, ठीक है, यानी कि एक्सेप्टर दोनों के लिए संग सूचना, ठीक है, संग सूचना अलग अलग समय पर होती है। ठीक है, ऑफरर के विरुद्ध यानी कि प्रस्तावक के विरुद्ध संग सूचना तब पूरी होती है जब स्वीकारकर्ता पत्र को डाक में डाल देता है, यानी कि अब पत्र उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इसके बाद वह प्रस्तावक प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता। ठीक है,
एक्सेप्टर के विरुद्ध क्या होता है, सूचना तब पूरी हो जाती है जब वह प्रस्तावक के पास पहुंच जाता है और प्रस्तावक के ज्ञान में आता है। ठीक है, और दोनों में अंतर क्यों है? भारतीय कानून में स्वीकारकर्ता के पास यह विशेष अधिकार होता है कि वह पत्र प्रस्तावक तक पहुंचने से पहले किसी भी तेज माध्यम, है ना, जैसे कि टेलीग्राम, टेलीफोन से अपनी स्वीकृति को रद्द यानी कि रिवोक कर सकता है, जबकि अंग्रेजी कानून में स्वीकारकर्ता पत्र पोस्ट करने के बाद ऐसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि दोनों विधियों में विभिन्नता मुख्य रूप से स्वीकारकर्ता की पदवी है, ठीक है, यानी कि पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर में होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। हमको क्या पूछ रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ का हमारा सी हो जाएगा। फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम इसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं, ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है कार्य अनुभव। कार्य अनुभव क्या है? तो कार्य विवरण यह दस्तावेज पूरी तरह से जॉब के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें कार्य के कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज़, काम करने की वर्किंग कंडीशंस और संभावित यानी कि हैजर्ड्स जो हैं शामिल होते हैं। और कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस यह उम्मीदवार या कैंडिडेट की योग्यता से संबंधित होती है। यह जो कार्य विशिष्टता है यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए यह कार्य विवरण का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट मेजर प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑन स्पेसिफिक जॉब ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये चयन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, प्रशिक्षण का प्रकार निर्दिष्ट कार्य पर व्यवहारिक क्षमता को मापता है। क्या पूछना चाहता है, जॉब ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका ऑप्शन, आप सभी बताइए। तो चलिए देखते हैं, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों होगा देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक व्याख्या। व्यवहारिक क्षमता, ठीक है, प्रैक्टिकल एबिलिटी, किसी विशिष्ट कार्य को करने की वास्तविक कुशलता को जानने के लिए वर्क सैंपल टेस्ट लिया जाता है। आप सभी को पता है कि किसी भी इंसान का जॉब स्पेसिफिक एरिया में जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है उसको देखते हैं, वर्क सैंपल लिया जाता है कि वह कार्य कैसे करता है, उसकी कार्य कुशलता कैसी है। ठीक है, इसमें उम्मीदवार को नौकरी से जुड़े वास्तविक काम का एक छोटा सा सैंपल देखने को मिलता है या करके दिखाने को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, यह व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को मापता है। नॉलेज टेस्ट, यह केवल किताबी या सैद्धांतिक ज्ञान को देखता है कि इंसान के पास खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी है या फिर बुक्स नॉलेज है। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, यह व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता होती है, आईक्यू लेवल, उन सब चीज़ों को क्या करता है, टेस्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा वर्क सैंपल टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। द एक्सटेंट्स ऑफ क्लोजनेस अमंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, debtors turnover ratio and cash turnover ratio of a firm can be accessed by using options: Spearman's rank correlation coefficient, option B Yule coefficient of colligation, option C Kendall coefficient of concordance, option D Pearson's simple correlation coefficient। अब हमको इसका आंसर देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों है देख लेते हैं। कैंडल का सुसंगत गुणांक, ठीक है, या कैंडल्स कोफिशिएंट ऑफ कॉनकॉर्डिनेंस। ठीक, प्रश्न में पूछा गया है कि किसी फर्म या कंपनी के 3 अलग अलग अनुपात यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड कैश टर्नओवर रेशियो के बीच निकटता या उसके बीच की सुसंगति यानी कि क्लोजनेस का मूल्यांकन करने के लिए किस सांख्यिकी यानी कि स्टैटिकल मेथड का उपयोग किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब हम 3 या 3 से अधिक वेरिएबल्स, ठीक है, या रैंकिंग के बीच में संबंध या उसके आसपास की समानता की जांच करते हैं, तब कैंडल
के सुसंगत गुणांक यानी कि W का उपयोग किया जाता है। यह लागू क्यों होता है? क्योंकि प्रश्न में 3 विशिष्ट अनुपातों, ठीक है, कौन कौन सा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड कैश टर्नओवर रेशियो, ठीक है, के बीच निकटता मापने की बात कही गई है जो 2 से अधिक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। चलिए 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज आर backed by long-term loans with high interest rates. Option B, securities are backed by short-term loan with low interest rate. Option C, securities are backed by accounts receivable. Option D, securities are backed by royalty payment from contracts. तो पूछ रहा है which of these statements given above is और are correct. तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? सही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी कि ए, बी, सी और डी सभी क्या हैं? सही हैं। एक बार सभी ऑप्शंस को अच्छे से देख लेते हैं समझने के लिए। ऑप्शन ए में क्या बोलता है? प्रतिभूतियों को उच्च ब्याज दरों के साथ दीर्घावधि ऋण से सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, प्रतिभूतियों को उच्च ब्याज दरों के साथ दीर्घकालीन ऋण से समर्थित किया जाता है। अर्थ क्या होता है इसका? इसका मतलब ये है कि लंबे समय के लिए लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज या ब्याज वाले अन्य जो लोन होते हैं उनको बैकिंग है ना, उसका जो बैकअप रूप है इस्तेमाल करने के लिए सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं, जैसे कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या बोलता है? प्रतिभूतियों के निम्न ब्याज दरों के साथ अल्प अवधि से समर्थित किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? कम समय के लिए दिए गए जो लोन होते हैं या कम इंटरेस्ट वाले जो लोन होते हैं उनका उपयोग भी सिक्योरिटीज जारी करने के लिए ही किया जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बकाये या अल्पकालीन वाहन ऋण को मिलाकर बनाई जाने वाली सिक्योरिटीज इनका उदाहरण हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, प्राप्य लेखों के द्वारा प्रतिभूतियों को समर्थित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब वह पैसा है जो किसी कंपनी को अपने ग्राहक से भविष्य में मिलना है, ठीक है। जो फ्यूचर में हमको मिलने वाला पैसा होता है ना, उसके बारे में कहा गया है। जैसे कि कंपनियां इस भविष्य के पैसे को आधार बनाकर आज ही बाजार से धन जुटाने के लिए सिक्योरिटीज जारी कर सकती हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? अनुबंधों से प्राप्त स्वामित्व पारिश्रमिक भुगतान द्वारा प्रतिभूतियों को समर्थित किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी एग्रीमेंट में, ठीक है, या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली भविष्य की रॉयल्टी पेमेंट को भी गिरवी या आधार पर रख के सिक्योरिटीज बेची जा सकती हैं। जैसे संगीतकारों या फिल्म निर्माताओं को मिलने वाली भविष्य की रॉयल्टी आधार पर बॉन्ड जारी की जाती है। आई बात समझ में? तो चलिए, इस तरह से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लिए कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड पूछा गया है। तो करेक्ट वर्ड इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप भी पढ़ो अच्छे से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंजप्शंस, उपभोग। क्या है थोड़ा देख लेते हैं इसका भी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है, एडिशनल यूनिट उपभोग में यानी कि इस्तेमाल करने से कुल उपयोगिता में जो बदलाव या वृद्धि होती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सरल शब्द में क्या बोल सकते हैं इसको? जब आप किसी भी चीज़ की एक और मात्रा का सेवन करते हैं, जैसे आपको जब भूख लगती है या बहुत भूख लगती है तो आप जब एक रोटी खाते तो आपको जो सेटिस्फिक्सन मिलता है, ठीक है, और जैसे जैसे आप रोटी की क्वांटिटी खाते जाते हैं तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? आपकी जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसी को बताया गया है कि आप जब किसी भी चीज़ की एक और मात्रा का सेवन करते हैं तो उससे जो मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 8 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन इफेक्टिव टारगेट मार्केट द मार्केट्स शुड फोकस ऑन ऑप्शन ए मार्केट टैगलाइन, ऑप्शन बी मार्केट पोजिशनिंग, ऑप्शन सी मार्केट सेगमेंटेशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बाजार विभाजन व्यापक दर्शकों को छोटे एवं विशिष्ट समूहों में विभाजित करता है। बाजार का लक्ष्यीकरण यह निर्धारित करता है कि किन विशिष्ट खंडों पर ध्यान केंद्रित करना है और बाजार में अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए चयनित दर्शकों के लिए विशिष्ट छवि और पेशकश तैयार की जाती है। प्रभावी विपणन के लिए 3 चरणों यानी कि STP फ्रेमवर्क का पालन करना अति आवश्यक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, डी। स्क्राइब्ड ई रिटर्न फॉर्म्स फॉर एक्सेसी हुज इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इंटरेस्ट ओनली। तो आप सभी को पता है जो करदाता जिसे केवल वेतन और ब्याज से आय हो, ऐसे करदाता के लिए ई रिटर्न हेतु निर्धारित फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ITR 1 यानी कि सहज। ITR 1 क्या है, हमारा सहज है। ठीक है, आसान शब्द में समझ लेते हैं क्या है। ITR 1 फॉर्म को सहज भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन भारतीय नागरिकों या निवासियों के लिए होता है जिनकी कुल आय जो होती है वो कितनी होती है, वो 15 लैक्स। ठीक है, 15 लैक्स होती है। और इसका जो मुख्य रूप उन लोगों के लिए है जिन्हें सैलरी, पेंशन या मकान से संपत्ति की आय और अन्य स्रोतों जैसे इंटरेस्ट से कमाई होती है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में केवल वेतन और ब्याज से आय का जिक्र है, इसलिए ITR 1 भरा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। और याद रखेंगे कि कितना होना चाहिए, तो 50 लाख होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डेबिट साइड टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मोर देन इट्स क्रेडिट साइड ऑफ ट्रीटमेंट एज। तो डिसोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दैट पार्टनर ब्रिंग बैलेंसिंग फिगर इन कैश, ऑप्शन बी हिज अकाउंट इज क्लोज्ड विद बैलेंसिंग फिगर, ऑप्शन सी अदर पार्टनर्स पे हिम द बैलेंसिंग फिगर, ऑप्शन डी फर्म पे बैलेंसिंग फिगर टू दैट पर्सन। अब ऑप्शन इसके देख लेते हैं कि क्या सही है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं थोड़ा। जब कोई पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, डिसोल्यूट होता है यानी कि उसका विघटन होता है, जब वो कंपनी बंद हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है, तो सभी जो साझेदार होते हैं या पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल अकाउंट का अंतिम हिसाब किताब किया जाता है। ठीक है, जैसे क्रेडिट साइड में वह राशि दिखाया जाता है जो फर्म के साझेदारों को देनी है, जैसे कि उसका शुरुआती कैपिटल, प्रॉफिट का हिस्सा आदि। डेबिट साइड में यह वह राशि दिखाता है जो साझेदारों को फर्म को देनी है, जैसे कि ड्राइंग्स लॉस का हिस्सा। तो इस प्रश्न में जो कहा गया है डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष से ज़्यादा है, इसका सीधा मतलब ये है कि जो पार्टनर्स हैं उन पर फर्म का बकाया यानी कि कर्ज है, यानी उसने फर्म से लिया ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि उसने फर्म से लिया ज़्यादा है और उनका जो जमा है वो कम है। इसे अकाउंटिंग में कैपिटल डिफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही क्यों सही है, देख लेते हैं कि क्यों सही है। तो ऑप्शन ए ही क्यों सही है, नियम के अनुसार यदि किसी साझेदार का डेबिट बैलेंस है ना ऋणात्मक शेष दिखाता है, तो उस साझेदार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह कमी की राशि यानी कि बैलेंसिंग फिगर को घर से नगद कैश लाके फर्म में जमा करे, ताकि फर्म के जो बाहरी कर्ज होते हैं, ठीक है, उसका भुगतान किया जा सके। ऑप्शन बी गलत क्यों है, खाते को बिना पैसे चुकाए सीधे ही बंद कर दिया गया, ये तो गलत बात है। और ऑप्शन सी और डी गलत क्यों है, जो अन्य साझेदार या फर्म उसे पैसा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ साझेदार को पैसा देने हैं न कि लेने हैं। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द की कॉन्स्टिट्यूट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कस्टमर्स, ऑप्शन बी ब्रांड एंड कस्टमर क्वालिटी, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज़, ऑप्शन डी एथिक्स, ऑप्शन ए इन्वायरमेंट्स, ऑप्शन ए सेल्स रेवेन्यू, ऑप्शन जी फाइनेंशियल कमोडिटी। ठीक है,
तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी कैसे हुआ देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा, ब्रांड एंड कस्टमर्स क्वालिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एथिक्स, फिर ऑप्शन ई इन्वायरमेंट और ऑप्शन ए फाइनेंशियल कमोडिटी। अब जो होलिस्टिक मार्केट है उसके 4 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। यह केवल बिक्री बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय के वित्तीय और गैर वित्तीय परिणामों का आकलन भी करते हैं, जैसे ब्रांडिंग और कस्टमर इक्वालिटी, एथिक्स, इन्वायरमेंट, सेल्स रिवेन्यू, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप मार्केट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाए रखना, जैसे कि कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाता है, इंटरनल मार्केटिंग। इसके तहत क्या आता है, कंपनी के अंदर विभागों जैसे कि सीनियर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वे ग्राहक को क्या करें, बेहतर सेवा दे सके और उनको वो अच्छी चीज़ों के बारे में बता सके, ठीक है, उनको डिसअपॉइंट ना करें। फिर क्या हो जाता है, इंटरग्रेटेड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत मार्केटिंग के विभिन्न माध्यमों जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, प्राइस, चैनल को एक साथ मिलाकर सुसंगत संदेश दिया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो निष्कर्ष वो क्या निकलता है, यह जो प्रश्न है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के घटकों को पहचानने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रांड और ग्राहक साम्य, नीति शास्त्र, पर्यावरण और बिक्री स्वराज्य शामिल होंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 को देख लेते हैं। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। हमको करेक्ट कोड फाइंड करना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए, मेक और बाय डिसीजन ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी, शट डाउन और कंटिन्यू ऑफ बिजनेस। ऑप्शन सी, रेनवल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। एंड ऑप्शन डी, अंडरटेकिंग एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लिस्ट सेकंड को भी देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए में ATIA सेक्शन। ऑप्शन बी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो बी का तो बी हो जाएगा, सी का भी सी हो जाएगा और डी का आपका ए हो जाएगा एंड ए का आपका डी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, बोथ द एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड। ऑप्शन बी, व्हेन एवरेज कॉस्ट fall marginal cost is more than average cost. Option C, fall in marginal cost is related to one unit of output. Will case of average cost fall in separate spread over all the units. Option D, if average cost is constant marginal cost must be constant. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। यू शेप, दोनों ही कर्व शुरुआत में गिरते हैं, न्यूनतम बिंदु पर पहुंचते हैं और फिर बढ़ने लगते हैं, ठीक है, जिससे इनका आकार यू शेप जैसा लगता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जब AC गिरता है, ठीक है, मतलब एवरेज कॉस्ट जब गिरता है तब औसत लागत घट रही होती है, तब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा एवरेज कॉस्ट से कम होता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वक्र जो होता है वो एवरेज कॉस्ट से नीचे होता है, ठीक है। अब ऑप्शन बी गलत क्यों है देख लेते हैं। जब औसत, ठीक है, जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत और औसत लागत से अधिक हो जाती है, इसलिए जो आर्थिक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। अब प्राइस एट विच स्टॉक आर सोल्ड ऑन इन्वेंटर्स बाय द इन्वेस्टमेंट ब्लैंक इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रोस प्रोसीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स हैव टेकन डिफरेंट एटीट्यूड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिजल्टिंग देयर बाय इन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं।
ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्शंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। ऑप्शन बी, रेजिडेंट्स टू यूज़ ग्रीन प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी, इम्प्रूव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑप्शन डी, शूटिंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। तो इसमें यह पूछा गया है कि विभिन्न राष्ट्र और सांस्कृतिक परिस्थितिक जिम्मेदारियों की संकल्पना के लिए विभिन्न अवधारणाएं ली गई हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन जो फाइनल आंसर की है उसमें ऑप्शन सी को लिया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र को उत्पादन का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी को ही ले लेते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए होना चाहिए। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स डिवाइडेड मॉडल अ फर्म इज सेड टू बी डिक्लाइनिंग फॉर्म इफ। ऑप्शन देख लेते हैं, के ग्रेटर देन आर, ऑप्शन बी के लेस देन आर, ऑप्शन सी के इक्वल्स टू आर, और ऑप्शन डी के इक्वल्स टू 1/r। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है देख लेते हैं, क्योंकि जो के है यानी कि कैपिटल की लागत आवश्यक प्रतिफल को दर्शाता है। ठीक है, और आर जो है वो निवेश पर आंतरिक प्रतिफल को दर्शाता है। जो के है हमारा वो कैपिटल की लागत है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दर्शाता है, और आर जो है वो इन्वेस्ट को दर्शाता है। ठीक है, अब गिरती हुई फर्म जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? गिरती हुई फर्म यानी कि के ग्रेटर देन आर, फर्म को निवेश पर मिलने वाला लाभ धन जुटाने की लागत से कम है। लाभ को लाभांश के रूप में वितरित करना बेहतर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी और सी को भी देख लेते हैं, विकासशील फर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेक्शन से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब 2013 की कंपनी एक्ट के सेक्शंस के बारे में पूछा है, तो आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब देख लेते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऑप्शन बी तो सही है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 इसके तहत मोमेरेंडम, ठीक है, मोमेरेंडम एसोसिएशन को परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब किसी भी कंपनी के मूल रूप से तैयार किए गए इस अधिनियम या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत समय समय पर बदले गए संगम ज्ञापन से है। यानी कि जब कंपनी बनती है या पुरानी कंपनी जब होती है तो उसमें जो मोमेरेंडम बनाया जाता है, ठीक है, उसको कहाँ पे परिभाषित किया जाता है? तो वहाँ उसको जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 55 को देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 इसमें मेंबर्स को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 में क्या होता है? नेटवर्थ को परिभाषित किया जाता है, यानी कि कुल संपत्ति को। ठीक है, और ऑप्शन डी का देख लेते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 58 इसमें नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट, ठीक है, द टेक्निक ऑफ प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है? नॉट पूछा है। नॉट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम यहीं पे गलती करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है ना, CCA। ऑप्शन बी, करंट परचेजिंग पावर यानी कि CPP अकाउंटिंग टेक्निक। ऑप्शन सी, करंट प्राइस डिटोरिएशन CPD अकाउंटिंग टेक्निक, और ऑप्शन डी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि RCA टेक्निक। तो कौन सा हमारा गलत है? ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या बता रहा है? अकाउंटिंग टेक्निक। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बता रहा है? जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है यह एक वैध तकनीक है, समझे ना। इसमें संपत्तियों और खर्चों को उनके परिवर्तन मूल्य या चालू लागत पर दिखाया जाता है।
ठीक है। ऑप्शन बी क्या बताता है, CPP यानी कि करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, यह भी एक प्रमुख तकनीकी है। इसमें ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों को एक सामान्य मूल्य सूचकांक, ठीक है, यानी कि जनरल प्राइस इंडेक्स की मदद से बदला जाता है। ऑप्शन डी में क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग RCA टेक्निक, इस तकनीक से संपत्तियों के प्रतिस्थापन लागत यानी कि पुनः खरीदने की लागत को आधार माना जाता है, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है करंट प्राइस डिटोरिएशन अकाउंटिंग टेक्निक, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कार्टल्स, ऑप्शन सी टेक्निकल बैरियर्स, ऑप्शन डी स्पेसिफिक टैरिफ, ऑप्शन ई ट्रांजिट ड्यूटी। आप सभी को पता है ए, बी और सी जो है क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्शन सी ऑप्शनल पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी ऑप्टिमल कैश लेवल्स। लिस्ट 2 को भी देख रहे हैं, डूरंट, मोरकोविच और वाल्टर और बॉमल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ऐसा कुछ बताने जैसा नहीं रहता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्शन सी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी ऑप्टिमल कैश ट्रैवल। तो इसका हम मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पर्सन्स फर्स्ट मेजर ऑफ सिक्यूनेस, ठीक है। लिस्ट 2 का देख लेते हैं। 3 मीन मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन बी पियर्सन सेकंड मेजर ऑफ सिक्यूनेस, ऑप्शन सी बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, ऑप्शन डी कैलिस कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। ऑप्शंस हमने 4 ऑप्शंस देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम मिला लेते हैं। तो पहला का थर्ड हो जाएगा फर्स्ट पर्सन मेजर ऑफ सिक्यूनेस, है ना, पियर्सन का विषमता का प्रथम माप, इसका सूत्र स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और ऑप्शन बी का यानी कि पहला का क्या हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, पियर्सन सेकंड मेजर ऑफ सिक्यूनेस, ठीक है। तो जो सेकंड मेजर ऑफ सिक्यूनेस है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 3 मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि 2 का हमारा क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, बाउले कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, ये किसको मैच करेगा, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 2 प्लस क्वार्टाइल 1 अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा हमारा, डी का हमारा हो जाएगा 2, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ PV रेशियो इज 40% एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹30, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। PV रेशियो का फॉर्मूला जो होता है हमारा, PV रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द अथॉरिटी ऑफ इशू वेरियस पॉलिसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मैच। तो कौन सा मैच कर रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा ये हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है जस्ट बिकॉज भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI देश का केंद्रीय बैंक है, और जो इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने और मुद्रा आपूर्ति का प्रबंध करने के लिए ऋण नीति और मौद्रिक नीति
दोनों को तैयार करने और लागू करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो बैंक आरबीआई के पास है, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है क्रेडिट पॉलिसी एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द डैश इज एन एनुअल रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी को पता है क्या हो जाएगा इसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू ऑप्शन ए द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड executive and effectively control. Option B, the number of layers in organization hierarchy. Option C, the number of divisions that the organization can effectively form. None of these. तो ऑप्शन बी, सी, डी तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज अधीनस्थों की संख्या जिसे एक अधिशासी प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है, तो यही क्या है हमारा? नियंत्रण विस्तृत, ठीक है, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। Anticipate no profit and provide for all possible losses is A. Option A, conservation of materiality. Option B, conservation of consistency. Option C, conservation of conservatism. और ऑप्शन डी, conservation of disclosure. तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट क्यों होगा एक बार देख लेते हैं, छोटा सा इसका एग्जाम्पल। जो रूढ़िवादिता की परंपरा है, ठीक है, यह निर्धारित करती है कि एक लेखाकार को सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, है ना, और उसको संभावित या अपेक्षित हानियों को दर्ज करना होता है, लेकिन संभावित और अपेक्षित लाभों को तब तक अनदेखा करना होता है जब तक कि वह प्राप्त नहीं हो जाए। इसलिए हमारा 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेनरी फ्योल हैज सजेस्टेड नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो आप सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द सरप्लस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स इन फंड फ्लो स्टेटमेंट्स स्टेट्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, बोरोड फंड्स। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन फिक्स्ड फंड्स। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन फंड पेमेंट्स। ऑप्शन डी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन एक्ट दैट रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस आर। ऑप्शन ए, इंश्योरेंस एक्ट एंड IRD एक्ट। ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट and IRDA Act. Option C, Insurance Act, IRDA Act and Indian Contract Act. Option D, General Insurance Act, IRDA Act and Indian Contract Act. तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्यों हुआ देखते हैं थोड़ा सा। स्पेसिफिक सेक्टर रेगुलेशन, ठीक है, भारत में बीमा व्यवसाय यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस को विशेष रूप से संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए दो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, या दो इंश्योरेंस अधिनियम बनाए गए हैं। पहला कौन है? आपका इंश्योरेंस एक्ट। पहला क्या है? इंश्योरेंस एक्ट, ये आपको बना है 1938 में। और दूसरा क्या बना है? IRDA एक्ट। ये कब बना है आपका? 1999 में। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ऑप्शन सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है कि ये जो तीन ऑप्शंस दिए हैं वो ये थ्योरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शंस रिलेटेड टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आर। ऑप्शन ए 19 to 192 196। ऑप्शन बी 192 194। ऑप्शन सी 192 196 और ऑप्शन डी 191 to 196। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, 192 से 196 तक। ये जो आयकर अधिनियम 1961 है ना, 1961 इनकम टैक्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इसके सटीक होने का क्या कारण और किस प्रकार है, देख लेते हैं। धारा 192 से शुरुआत होता है TDS प्रॉपर, ठीक है, स्रोत पर
कटौती यानी कि टीडीएस के विशिष्ट प्रावधान मुख्य रूप से धारा 192 में है। 192 में वेतन से शुरू होते हैं, ठीक है। इसके बाद धारा 93 सिक्योरिटीज़ पर इंटरेस्ट, ठीक है। धारा 94 जो होता है वो डिविडेंड पे होता है, और धारा 96 जो होता है वो सरकार या आरबीआई को भुगतान तक श्रृंखला चलती है, ठीक है। अब धारा 190 से 91 यानी कि सामान्य प्रावधान, धारा 190, ठीक है। धारा 190 केवल एक जनरल परिचय देती है जिसमें अग्रिम या एडवांस टैक्स जैसे टीडीएस दोनों का जिक्र होता है, जबकि धारा 191 सीधे मतलब भुगतान यानी कि डायरेक्ट पेमेंट से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो टैक्स है उसकी कटौती दरें वास्तविक नियम शामिल नहीं होते हैं, इसलिए जो वास्तविक रूप से टीडीएस से संबंधित धाराओं का समूह है वो किसको माना जाता है, तो वो जो है वो 192 से 196 को ही माना जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बॉन्ड्स दैट आर डिनोमिनेटेड एंड पे इंटरेस्ट इन वन करेंसी एंड आर redeemable in another currency are termed as option A Yankin bonds, option B ECU bonds, option D dual currency bonds, option D double benefit bonds। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, डुअल करेंसी बॉन्ड्स। डुअल करेंसी बॉन्ड्स क्या होता है, यह एक ऐसा विशिष्ट है ना डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि विशिष्ट ऋण साधन है जिसके तहत, ठीक है, मूल मूल्य और ब्याज का भुगतान जो है वह एक मुद्रा में किया जाता है, जबकि मैच्योरिटी के समय मूलधन का मोचन यानी कि रिडिम्पशन किसी दूसरे मुद्रा में किया जाता है, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है जो है यानकी बॉन्ड्स, ये विदेशी कंपनियों द्वारा अमेरिका में, ठीक है, अमेरिकी डॉलर में जारी किया जाने वाला एक सामान्य बॉन्ड है, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका, अमेरिका यानी कि यूएसए, यूएसए, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या है, CU बॉन्ड्स, ये यूरोपियन मुद्रा है, यूरोपियन करेंसी यूनिट में जारी किए जाने वाला बॉन्ड है, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या कहता है, ये जो है संचय यानी कि कुमुलेटिव बॉन्ड्स होते हैं जिसमें ब्याज पुनः निवेशित हो सकता है और परिपक्वता का एक मुफ्त लाभ मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप। आप सभी को पता है इजी क्वेश्चन है, 34 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ मैचिंग। करेक्ट कोड हमको बताना है, आप सभी को पता है जो फेमा है, ठीक है, फेमा जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 49 से। तो इस तरह से हमारा ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या करता है, द राइट टू वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये क्या बताता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट, ये क्या हो जाएगा, जुडिशरी पावर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक बार आंसर देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा 35 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द सेंसिटिव ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू चेंज इन द लेवल ऑफ करेंट एसेट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑप्शन बी फाइनेंशियल लीवरेज, ऑप्शन सी वर्किंग कैपिटल लीवरेज, और ऑप्शन डी करंट एसेट्स लीवरेज। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल लीवरेज। कैसे होगा देख लेते हैं। जो वर्किंग कैपिटल लीवरेज जो होता है, निवेश पर प्रतिफल या नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर में परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को मापता है, ठीक है। यह एक प्रबंध को समझने में मदद करता है और परिसंचारी पूंजी में परिवर्तन समग्र लाभ प्रदन को कितनी कुशलता से प्रभावित करता है ये बताता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 37, इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज फॉलो, ऑप्शन ए एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सी फंडामेंटल एरिया सपोर्ट स्ट्रैटेजी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 37 का ए हो जाएगा, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्रारंभिक चरण की विशेषताएं क्या होती हैं देख लेते हैं। उत्पादन जीवन चक्र के प्रारंभिक चरण जैसे परिचय और विकास का चरण, ठीक है। अत्यधिक जो कंपटीशन मार्केट है वहाँ पे कंपनीज को प्राथमिकता है ना, प्राथमिक लक्ष्य बाजार हिस्सेदारी में
हासिल करना और ब्रांड जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। ग्राहक का जो आधार होता है उसको विस्तार करना होता है, ठीक है। विस्तार की रणनीति क्यों आवश्यक है? क्योंकि विस्तार यानी कि विकास की रणनीति का ध्यान परिचालन को बढ़ाने एवं नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने और उद्योग को स्थिर होने से पहले एक मजबूत बाजार स्थिति स्थापित करने के लिए आक्रामक रूप से प्रचार करने पर केंद्रित होता है। और ये भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। दूसरा ऑप्शन विविधीकरण रणनीति यानी कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्यों गलत है? क्योंकि उसका उपयोग पूरी तरीके से नए उद्योगों एवं बाजारों में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर तब किया जाता है जब वर्तमान बाजार संतृप्त हो जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी क्यों गलत है देख लेते हैं। कार्यात्मक क्षेत्र समर्थन रणनीति, ठीक है, यानी कि फंक्शनल एरिया सपोर्ट स्ट्रैटेजी व्यवसाय रणनीति को परिचालन सहायता प्रदान करती है, लेकिन यह अपने आप में विकास के लिए प्राथमिक दिशात्मक रणनीति नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, माइनर इनकम इज एग्जम्प्ट टू द extent of rupees 1500. Statement 2, income of rupees 1500 of a minor child shall not be included in the income of his mother or father. तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, विल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, विल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन डी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो इस तरह से 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 39, इन अ टेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज 0.10। क्वेश्चन नंबर 39, इन अ टेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज 0.01 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टाइप ऑफ एरर 2 इज 0.05, देन द पावर ऑफ द टेस्ट इज कितना हो जाएगा? एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको। तो 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.99, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज फाइंड आउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑप्शन ए प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी issue of foreign currency, option C provisions of hedging facilities, option D and OTC market। तो सही आंसर इसका कुछ और है, लेकिन फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी को दिया हुआ है, लेकिन हम ऑप्शन बी को नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज आंसर इसका आप खुद से मैच करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, इसलिए हम आंसर ए को करेक्ट लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी और प्रोविज़न ऑफ हेजिंग फैसिलिटीज़ जो है वो सही होती हैं, ठीक है, ना कि OTC मार्केट। इसलिए हम ऑप्शन ए को लेंगे। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन ए क्यों सही है, ठीक है। तो विदेशी विनिमय बाजार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुख्य 3 कार्य होते हैं। एक पहला होता है ट्रांसफ़र करना, दूसरा होता है क्रेडिट और तीसरा होता है हेजिंग, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब एक एक को थोड़े से अच्छे से विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट ये क्या है? जब 2 अलग अलग देशों के व्यापारी यानी कि जो 2 अलग अलग देशों के व्यापारी आपस में व्यापार करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो माल भेजने और भुगतान मिलने में जो समय लगता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। बाजार का काम, विदेशी विनिमय बाजार इस समयावधि के लिए व्यापारिक को क्रेडिट या बिलों की कटौती यानी कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की सुविधा देता है। फायदा क्या है इससे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना रुके आसानी से चलता रहे, ठीक है। और ऑप्शन बी क्यों सही है देख लेते हैं। इशू ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना या हस्तांतरण करना, ठीक है। यह क्या है? इशू का मतलब नई मुद्रा छापना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा को बाजार में उपलब्ध कराना है। उससे एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाता है, ठीक है। यदि भारत में किसी आयातक को अमेरिका से सामान मंगवाना है तो वह बाजार में रुपए को डॉलर में बदलकर यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर का सुविधा, जैसे कि हमको विदेश से कुछ भी, विदेश का एग्जांपल में हम लेते हैं दुबई। अगर हमको दुबई से कुछ लेना है तो हम पहले अपनी करेंसी को क्या करेंगे? दुबई की करेंसी में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देन उसके बाद हम वहाँ से कोई भी चीज़ भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है? इसके बिना किसी भी देश या दूसरे देश से सामान मंगवाना या खरीदना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड, प्रोविजंस ऑफ हेजिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, प्रतिरक्षण
या हेजिंग की सुविधा देना। विदेशी विनिमय दरों यानी कि एक्सचेंज रेट्स में हर सेकंड बदलाव होता रहता है, ठीक है। आज डॉलर का रेट कितना है, मान लो आज डॉलर का रेट मान लो 50 रुपये है, ठीक है। अब हो सकता है 3 महीने के बाद ये 100 रुपये हो जाए या 90 रुपये हो जाए। तो ये जो उतार चढ़ाव जो होता है, उसी उतार चढ़ाव से बचने के लिए, ठीक है, उस भारी नुकसान के लिए जो व्यापारी है वो हेजिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे भविष्य में जो होने वाले नुकसान होते हैं उस जोखिम को खत्म किया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। और जो डी है वो हमारा गलत है, क्योंकि बाजार का एक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्वरूप जो होता है, यह बताता है कि बाजार कैसा काम करता है, या बिना किसी केंद्रीय स्थान से टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए ये काम करता है, ठीक है, ओटीजी यानी कि ओवर द काउंटर, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, in which sequence the following steps are followed to a certain median for continuous series। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसीज आर मेड cumulative। ऑप्शन बी, द मीडियन इज लोकेटेड इन cumulative frequency common column and its lies in that class। ऑप्शन सी, द मीडियन इज known by finding out nth by 2 items। और ऑप्शन डी, मीडियन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा। 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन क्या बोलता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व डिफ्लेशनरी इफेक्ट। रीजन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट प्रोमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 का। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, both A and R are true, R is correct explanation of A। option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। option C, A is correct but R is false। option D, A is false but R is true। तो ऑप्शन डी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ट्रू बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गुडविल ऑफ द बिजनेस इज नॉट डीम्ड टू बी कैपिटल एसेट्स। ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस एवरी ईयर रिमेन्स द सेम। ऑप्शन डी, डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस इज वैलिड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, थोड़ा देख लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 16 सबसेक्शन 2 के तहत मनोरंजन भत्ते यानी इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती केवल और केवल सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, ठीक है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए यह भत्ता पूरी तरीके से फुली टैक्सेबल है। इसलिए यह जो कथन है वो पूरी तरह से क्या है, सही है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है, ठीक है। गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज नॉट डीम्ड टू बी कैपिटल एसेट्स, ठीक है। गलत होने का वजह देखते हैं। इनकम टैक्स की धारा 2 सबसेक्शन 14 के अनुसार व्यापार की ख्याति यानी कि गुडविल को एक पूंजी कैपिटल माना जाता है, इसलिए नहीं माना जा सकता, लिखना गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड एक्सपेंसेस। राजनीतिक पार्टी को दिया गया चंदा व्यापार के खर्चे यानी कि टीजीबीपी के तहत, ठीक है, अलाउंस एक्सपेंसेस नहीं होता, बल्कि जो ग्रोस टोटल इनकम है उसमें एटीजीजीबी और एटीजीजीसी के तहत अलग से मिलती है। ऑप्शन सी, एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस एवरी ईयर रिमेन द सेम। जो मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य है यानी कि एनुअल वैल्यू हर साल नगर निगम, ठीक है, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन या प्राप्ति किराए के आधार पर बदल सकता है, हमेशा समान नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं और ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 43 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द आइटम ऑफ आइकन 1 विथ दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड बताना है हमको। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम, तो क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा यानी कि बेनामी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ऑप्शन बी, एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन्स, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा, ऑप्शन ए, ट्रांसफर ऑफ US 64। ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा हमारा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल मैक्सिमम लिमिट 25,000, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डोनेशन सेक्शन ए, और आपका ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है क्लबिंग ऑफ इनकम का हो जाएगा आपका बेनामी ट्रांजेक्शन्स,
एग्जाम ऑफ कैपिटल गेंस का हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ US 64, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का हो जाएगा नॉर्मल मैक्सिमम लिमिट 25,000 और डोनेशन का हो जाएगा आपका सेक्शन 80G। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्क्रिप एस्प्रिट डी कॉप्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन UGC नेट में भी आया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, सही क्यों है देख लेते हैं। जो यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, एकता पर बल देता है। नियम क्या बोलता है, स्प्रिट डिकॉप्स हेनरी फ्योल का, समझे ना, हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल में से एक है। इसका अर्थ क्या होता है, फ्रेंच वाक्यांश है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टीम स्पिरिट, ठीक है, टीम की भावना। फ्योल के अनुसार यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में क्या है, शक्ति है। उद्देश्य क्या बताता है इसका, यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी संगठन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों के बीच में आपसी समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट और टीम वर्क की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सामर्थ्य का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 46, अज्यूमिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज दैट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन इज 50 और 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबल बी अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका 46 का ऑप्शन बी। ठीक है, हम इसको अच्छे से किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभी बस आंसर देख लेते हैं। 7, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट काउज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन ए, लैक ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, पेमेंट ऑफ डेट्स। ऑप्शन सी, लैक ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन डी, अनसेटिस्फैक्ट्री यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनसेटिस्फाइड फिक्शन यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री यूजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्यों सही है देख लेते हैं एक बार। अल्पकालीन वर्सेस दीर्घकालीन, ठीक है, यानी मानव संसाधन जैसे बेरोजगारी या कौशल की कमी का सही उपयोग न होना किसी भी देश की डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल इशू है। ठीक है, यानी कि घरेलू आर्थिक समस्या है। यह देश की GDP को, ठीक है, प्रभावित करती है। लेकिन इसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय खातों यानी कि इंटरनेशनल लेजर्स में कोई सीधा या तत्कालीन आर्थिक लेन देन दर्ज नहीं होता। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वित्तीय रिकॉर्ड है। भुगतान संतुलन केवल उन लेन देनों की रिकॉर्ड करता है जहां सीधे तौर पर विदेशों के साथ फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान हो। मानव संसाधन का कम उपयोग होना सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा के आने या जाने को तय नहीं करता, इसलिए यह सीधे तौर पर डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनता है, नहीं बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है। इसका भुगतान संतुलन केवल उन लेन देनों को रिकॉर्ड करता है जहां सीधे तौर पर विदेशों से फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान हो। मानव संसाधन का कम उपयोग होना या सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा के आने या जाने को तय नहीं करता, इसलिए यह सीधे तौर पर तत्कालीन, ठीक है, असंतुलन का कारण नहीं बनता। इसलिए हमारा आंसर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटमेंट 1, एडवांस टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। और स्टेटमेंट 2, इफ एस्टिमेटेड दैट पेबल आफ्टर TDS इज नॉट एग्जिस्ट टू ₹10,000 then advance tax will not be paid. Statement 3, second installment of advance tax payable in case of excessive full due 15th September. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। तो इस तरह से हमारा 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। ठीक है, तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय डैश, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैक। तो आप सभी को पता है कि इसको किसने दिया था कंपेरेटिव कॉस्ट को? तो आप सभी को पता है किसका क्या है? डेविड रिकार्डो। इसमें ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप सिर्फ याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज अपने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब दूसरे वीडियो लेक्चर में हम बाकी 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन सभी क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार खुद से अच्छे से पढ़िएगा और क्रॉस चेक करिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट्स है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए। आई डेफिनेटली आंसर इट। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।